नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के इस पेज पर मैं विवेक मिश्र आप सभी से मुखातिब हूँ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका स्वागत, और जो लोग अभी आने वाले हैं उनका कुछ पल इंतज़ार कर लेते हैं। आप सभी का स्वागत। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कंफर्म कर दें। नमस्कार राज रंजन जी। नमस्कार रंजन जी। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग जी, शुक्रिया। आप सब ने जो मौका दिया उसके लिए आप सबका आभार। सारे बुंदेलखंड के मित्रों को, सहयोगियों को बहुत बहुत नमस्कार। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के इस पेज पर मैं विवेक मिश्र एक बार आपसे मुखातिब हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस प्रयास के लिए अपने आरिफ भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। रंजन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बुंदेलखंड के हमारे जितने भी साथी हैं, जो मित्र हैं, वो जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो प्रयास चल रहे हैं, फिल्म के स्तर पे कहें, नाटकों के स्तर पे कहें, साहित्य के स्तर पर कहें, या वहाँ पे गतिविधियाँ जो हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ उनके स्तर पर कहें। अभी इसी साल के शुरुआत में मार्च में बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ, VLF, उस BLF में हम सब लोग मिले थे। आरिफ भाई से भी मुलाकात हुई थी, राजा बुंदेला जी से भी हुई थी, हमारे प्रताप भाई थे, मैत्रेय जी हमारे साथ यहाँ दिल्ली से गई थी। और मित्रों, ये एक ऐसा मौका था जब हम लोगों ने कई कई फ्रंट पे अलग अलग ये सोचा था कि क्यों ना हम सब लोग फिल्मों के लिए भी ये एक ऐसा फोरम क्रिएट करें जिस पर हम सब लोग एक साथ आ सकें, जिसमें गायक हों, लेखक हों, कलाकार हों, एक्टर्स हों, निर्देशक हों, और जो भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो उस फिल्म के प्रमोशन में कोई भूमिका निभा सकते हैं, वो सारे लोग हों। तो ये हम लोगों ने उस समय सोचा था, और ये समझ लीजिए कि एक योजना थी जो हम सबके मन में थी, और हमारे आरिफ भाई ने और उनके मित्रों ने, उनके सहयोगियों ने ये कर दिखाया। हम लोग जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि बुंदेलखंड में जो सबसे सक्रिय लोग हैं उसमें आरिफ शहडोली, देवराज चतुर्वेदी, देवदत्त बुधौलिया और इनके सभी साथी बहुत सक्रिय हैं रंगमंच में। और रंगमंच के साथी हमारे ऐसे साथी हैं, मैं देखता हूँ वो साहित्य में भी अपनी बहुत महती भूमिका निभाते हैं, और जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और वहाँ पे जो एक सामाजिक चेतना की बात करने की है तो वहाँ पर भी वो एक बहुत अहम भूमिका अपनी निभाते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर मैं आरिफ भाई को और सभी साथियों को उनके मैं बधाई देता हूँ। और साथ में कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मित्रों, साहित्य जो है, किसी भी भाषा का साहित्य हो, बोली का साहित्य हो, वो बिना दृष्टि के नहीं बनता। और वो दृष्टि जो है हमें हमारे अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने इतिहास से और अपने समय और समाज की राजनीति से मिलती है। जो जीवन हम जीते हैं, जो अनुभव हम अपने आसपास चारों तरफ अपने जीवन में देखते हैं, वो उनसे मिलती है। बुंदेलखंड का इतिहास, जैसा हम सब जानते हैं, बहुत गौरवशाली इतिहास है। साहित्य के मामले में भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। अभी पिछले महीने जो बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्ट की ही लाइव इसमें वेबिनार में हम लोगों ने चर्चा की थी, तब भी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी बुंदेलखंड की गद्य परंपरा की, जिसमें हम लोग वृंदावन लाल वर्मा से लेके और आज तक के लेखकों तक की हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज भी कई विधाओं में अलग अलग बुंदेलखंड के तमाम लेखक सक्रिय हैं और हम सब उनके संपर्क में रहते हैं। लेकिन एक फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म की कमी हम लोग हमेशा से महसूस करते रहे कि हम लोग, जैसे मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहाँ पे पढ़ाई की,
लेकिन बाहर जब निकला और जब दिल्ली आके मैंने लिखना शुरू किया तो कई प्लेटफॉर्म पे आपको रिकग्निशन मिलता है, कई जगह से निकलने वाली पत्र पत्रिकाएं आपको छापती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में आपकी रचनाएं ऐड होती हैं। लेकिन हिंदी में मैं कहूँ, जब हम बुंदेलखंडी में आते हैं, अपने ही घर आते हैं, तो वहाँ एक वातावरण का एक अभाव मैं देखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गतिविधियाँ नहीं हैं, वहाँ लोग नहीं हैं, वो लोग बिखरे हुए हैं। और इसकी ज़रूरत हम लोग महसूस करते थे कि वो किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। और ये प्लेटफॉर्म 2-3 जगहों से बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया, बहुत अच्छी इसकी व्यवस्था की गई। इसके लिए मैं पहले तो प्रताप भाई को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने ये शुरुआत की बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल की। दूसरा, मैं राजा बुंदेला जी को बहुत बधाई देता हूँ कि राजा बुंदेला जी ने ओरछा में, खजुराहो में जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स शुरू किए, वो एक नई चीज़ थी। मतलब बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी नई थी, और जो मेहमान देश विदेश से आ रहे थे उनके लिए भी बहुत नई बात थी। आपके सामने आए तो उसके लिए एक बात हमेशा योजना बनती थी। ओरछा फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी चर्चा हुई, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी ये सवाल आरिफ भाई ने उठाया, बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्ट में झांसी में भी ये सवाल उठाया। लेकिन ये जो एक कोरोना के समय में जो लोगों को हमें लगता बैठने और चिंतन का समय मिला, इस समय जिस तरह का प्लेटफॉर्म आरिफ भाई ने ये बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के नाम से शुरू किया, तब हमें एक बात समझ में आई। आरिफ भाई से लगातार मेरा संवाद होता रहा इस विषय पे। अभी पिछले साल भी जब हम लोग गए थे तो बहुत लंबी मीटिंग इस विषय में हुई थी। तो एक बात बहुत साफ समझ में आई कि देखिए, हम वहाँ पे विचार करते रहें कि ये होना चाहिए, और उम्मीद करें कि ये भोपाल से होगा या ये लखनऊ से होगा या ये दिल्ली से होगा, तो ये नहीं होगा। होगा वैसे ही जैसे अब हुआ है। और उसका तात्पर्य ये है कि कम से कम हम लोग लेखन साहित्य के क्षेत्र के लोग, अभिनय के क्षेत्र के लोग, रंगमंच के क्षेत्र के लोग, निर्देशन में हो चाहे संगीत में हो, संगीतकार, पत्रकार, सारे जो इस तरह सोचते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएं, कम हो, और फिर हम एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति हम तैयार करें। और वो प्रस्तुति ऐसी हो कि वो हम दोनों राज्यों की मदद उसमें ले सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की मदद भी ले सकते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र दोनों में आता है। और तब मैं समझता हूँ कि एक सार्थक प्रयास होगा। कितने ही मित्र हमारे हैं जो बहुत अच्छा बुंदेली में लिखते हैं, और स्क्रिप्ट राइटिंग में भी उनका बड़ी अच्छी भूमिका है। टेलीविज़न पे भी कुछ सीरियल्स ने जो बुंदेलखंडी में आ रहे हैं, उन्होंने अपनी पाठक श्रोताओं के बीच में बहुत अच्छी जगह बनाई है। और वो केवल बुंदेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड से बाहर भी बहुत देखे जा रहे हैं। दूसरे भाषा भाषी भी उन्हें बहुत अच्छे से देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं। तो इससे हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो हमें समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जब सही प्लेटफॉर्म से जाएंगी तो नहीं जुड़ेंगी। यही बात अभी लिटरेचर फेस्ट के वेबिनार में मैं प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, और इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग जो है, अगर उसकी एक व्यवस्था झांसी में और ऐसे क्षेत्र में हो जाती है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, तो एक ऐसी एसोसिएशन हो जो कोई भी व्यक्ति, बुंदेलखंड से बाहर का भी व्यक्ति अगर बुंदेलखंड में शूट के लिए आता है, तो उसको स्थानीय कलाकार मुहैया कराना, स्थानीय व्यवस्थाएं, चाहे वो रुकने की हों, चाहे वो आने जाने की हों, चाहे वो शूटिंग की लोकेशंस हो, कुछ लोकेशंस के अपने कैटलॉग्स हों, कुछ उनकी श्रेणियां हों जिनमें हम लोग उनकी बात कर सकें। तो एक तो ये चीज़ मेरे जहन में थी। दूसरा चीज़ जो थी, जैसे हम जैसे लोग हैं जो बुंदेलखंड से निकले और साहित्य में आए और अपनी कहानियाँ लिखते हैं, तो मुझे अक्सर ये लगता है कि उन कहानियों पे काम होना चाहिए। उन कहानियों पे हमें फिल्म बनानी चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति बनाए, कोई बुंदेलखंड का व्यक्ति बनाए, या हम लोग खुद एक कोई ऐसा फोरम क्रिएट करें जिसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग वाला फोरम कहते हैं, कि अगर हम करें तो हम छोटे छोटे का सिनेमा, छोटी फिल्म बुंदेलखंड के लिए बना सकते हैं। और उसमें बहुत अनिवार्य तौर पे ये आवश्यक नहीं होगा कि हम बुंदेलखंडी भाषा में ही बनाएं। हम बुंदेलखंड के परिवेश को ले सकते हैं, हम बुंदेलखंड की समस्याओं को ले सकते हैं, हम बुंदेलखंड के इतिहास को ले सकते हैं, हम वहाँ की लोक संस्कृति को ले सकते हैं, हम वहाँ के आदिवासी जनजीवन को ले सकते हैं, हम
वहाँ के इतिहास और वहाँ के पुराने साहित्य में भी जा सकते हैं, और उसको हम भाषा, उसमें हम अपना नरेटिव जो है वो खड़ी बोली गद्य हिंदी भी रख सकते हैं, ताकि वो बुंदेलखंड के बाहर भी देखी जाए। ये जब बात होती है तो मुझे याद आता है अपने मित्र जो है सुधीर सागर जी का। सुधीर सागर जी ने शुरू में बहुत प्रयास किए, कुछ छोटी फिल्में बनाई भी उन्होंने, कुछ शॉर्ट फिल्म भी बनाई। राजा बुंदेला जी के भाई राम बुंदेला जी ने भी बहुत काम किया, उन्होंने बुंदेली में फिल्म बनाई। राजा बुंदेला जी ने खुद मतलब कई फिल्में प्रोड्यूस की, जिसमें बुंदेली की भी 3 या 4 फिल्में हैं। ऐसे कई मित्र हमारे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने बुंदेली में फिल्में बनाई हैं। लेकिन जब भी हम लोग की बात होती है, बुंदेलखंडी में सिनेमा की बात होती है, तो हिमांशु द्विवेदी जी सुन रहे हैं, उनका स्वागत। तो जब ये सिनेमा की बात होती है तो ज़्यादातर जो दिल्ली में या बॉम्बे में हम लोग जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैंने एक उपन्यास और 3 कहानी संग्रह मेरे हैं। एक कहानी 30 मिनट्स पर फिल्म भी बनी है। एक हनिया मेरी मुख्य कहानी है, जिस पर फिल्म विचाराधीन है, अभी निर्माणाधीन है, बन रही है। और 2-3 कहानियां हैं जिन पर फिल्म बन रही है। लेकिन जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं कि हम बुंदेलखंडी में कोई फिल्म बनाएं, तो जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं या हम खुद ये कोशिश करते हैं, तो एक जगह जाके बात अटकती है, और वो ये अटकती है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने थिएटर मालिक, कितने सिनेमा घर के मालिक जो है वो हमें अपना थिएटर देंगे, या हमारी फिल्म प्रदर्शित कहाँ होगी। इसकी ऐसी व्यवस्था, कुछ छोटी व्यवस्थाएं करी गई हैं, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल, जैसे ओरछा फिल्म फेस्टिवल, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल, ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन इससे उनका जो आर्थिक पहलू है वो उसको नहीं संभाला जा सकता। उसके लिए हमें कम से कम एक रीजन में 20 से 25 थिएटर की ज़रूरत होती है, जिन पे हफ्ते 2 हफ्ते वो सिनेमा, वो फिल्म दिखाई जाए। तो उस पर बात करने की बात हमारी जो है वो आरिफ भाई से भी हुई थी, और हमारी बात राजा बुंदेला जी से भी हुई है। दिल्ली में भी हमने कई लोगों से, कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से बात करी है कि कोई एक ऐसा फोरम और एसोसिएशन हो कि कम से कम आंचलिक फिल्में जो हैं, क्षेत्रीय फिल्में जो हैं, जो क्षेत्रीय विषयों को उठाती हैं, उनके लिए एक ऐसा रिजर्वेशन हो कि अगर जब वो रिलीज़ होती हैं तो उनके रिलीज़ टाइम पे इतने थिएटर्स या इतने शोज़ उनके लिए दिए जाएं, निश्चित हो, और उनको किसी तरह की थोड़ी सी सरकार से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ उनको रिबेट या छूट या डिस्काउंट जैसी चीज़ भी दी जाए। तो इस बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तीसरी और जो एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये बात है कि बुंदेलखंड जो है वो आधा क्षेत्र उसका मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में है। तो एक बात जो हमेशा हम लोग की आपस में डिस्कस होती है, आरिफ भाई से भी अक्सर डिस्कशन होता है, और वो ये है कि बुंदेलखंड साहित्य एवं कला अकादमी की स्थापना, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, मंच बहुत बन रहे हैं, अच्छा है, सांस्कृतिक मंच बन रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड साहित्य एवं कला अकादमी होनी चाहिए। जब तक एक क्षेत्र विशेष की कला अकादमी नहीं होती है, तो वहाँ के साहित्य को संरक्षित करने में, वहाँ के साहित्य का अनुवाद होने में, दूसरी भाषाओं से उसको जोड़ने में निश्चय ही कठिनाई आती है। क्योंकि जिस तरीके से देखें, हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के सारे लेखक हुए हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, शियाराम शरण गुप्त जी हुए हैं, मैत्रेयी पुष्पा जी ने बुंदेलखंड पे इतना अच्छा लिखा है, हमारी बुंदेली बसंत पत्रिका निकालते हैं परमार साहब, वो कितने समय से काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का काम केवल इन्हीं का काम है, इनको किसी तरीके की एकेडमिक मदद उस क्षेत्र से नहीं मिली है। तो उसके लिए अगर हम समझते हैं, आज भी कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में ब्रिज मोहन जी ने अभी मदारी पासी जैसा उपन्यास लिखा। अब मदारी पासी जिस सामाजिक चेतना का, लोक जीवन का उपन्यास है, उस लोक जीवन के उपन्यास में को अगर किसी साहित्य अकेदमी की मदद मिलती, आप ये सोचिए, एक लेखक के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर उसे साहित्य अकेदमी की मदद मिलती तो वो उपन्यास कई गुना ज़्यादा लोगों तक पहुँचता, उसका प्रचार प्रसार होता और लेखक भी प्रोत्साहित होता। मैं खुद बुंदेली में के परिवेश में मैंने कई कहानियाँ लिखी। पहला संग्रह मेरा हनिया तथा अन्य कहानियाँ आया, दूसरा संग्रह मेरा पार उतरना धीरे से था, और तीसरा संग्रह ए गंगा तुम बहती हो क्यों थी।
इसके अलावा जो उपन्यास आया डोमिनिक की वापसी किताब घर प्रकाशन से, उसकी शुरुआत भी आप देखेंगे तो वो शिवपुरी के एक गांव से, नरवर से शुरू होती है, एक कस्बे से, और वो वहीं जाके उपन्यास खत्म होता है। हनिया पूरी की पूरी कहानी जो है वो बुंदेलखंड में चलती है। लेकिन उस साहित्य को आपके, अगर कोई एकेडमी आपकी बुंदेलखंड साहित्य अकेडमी या कला एकेडमी होती और वो उसको अगर मदद करती, तो वो साहित्य कई गुना ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। उसको उस तरीके से एकेडमी एक दबाव बनाती है, एकेडमी एक कमेटी बनाती है जिससे कि और सिलेबस वगैरह में भी वो शामिल हो सके। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे नई पीढ़ी में लखनलाल पाल जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनका उपन्यास वो रामकल्लो की पाती बड़ा लोकप्रिय हुआ। ब्रिजमोहन जी वहाँ से कहानियाँ बहुत अच्छी लिख रहे हैं। हमारे दिनेश बैस जी बहुत सक्रिय थे निबंध लेखन में, कहानी लेखन में। और आज भी इप्टा के हमारे नईम भाई हैं, बहुत सक्रिय हैं। अनिल अविश्रांत जी हैं, वो बहुत सक्रिय हैं आलोचना के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में। वो इन दिनों बल्लभ सिद्धार्थ जी पे मैं उनकी पोस्ट पढ़ता हूँ, बल्लभ सिद्धार्थ जी की कहानियों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बल्लभ सिद्धार्थ जी जैसे मतलब वरिष्ठ व्यक्ति हम लोग क्या हैं, लेकिन उनके काम की अनदेखी क्यों हो रही है? उनके काम की अनदेखी इसलिए हो रही कि उनका काम जो भी है वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद जो और लोग हैं वो व्यक्तिगत प्रयासों से हम आप मिलके उनको संकलित करना चाह रहे हैं, संपादित करना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी ने भी कुछ कहानियां संपादित की उनकी, अनिल अविश्रांत जी ने भी संपादित की उनकी। लेकिन अगर उस क्षेत्र की कोई साहित्य अकेदमी होती तो वो उस रूप में जिस तरीके से उसको संकलित संपादित करती, प्रचारित करती, जो बजट और जो फंड उसके पास होता, तो बल्लभ सिद्धार्थ एक राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं और वो पूरे देश और दुनिया में वो चीज़ वहाँ से पहुँच सकती थी, जो कि एक्चुअल में नहीं पहुँच पाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब इस फिल्म उद्योग के पेज पर जब जो एकत्र हुए हैं, तो हम सब ये प्रयास करें कि ये जो फिल्म उद्योग, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इसके साथ साथ एक साहित्य कला अकेदमी की भी पृष्ठभूमि तैयार हो, और उस कला में निश्चित ही नाटक और विधाएं भी जोड़ी जाएं, जिसमें चित्रकला को भी शामिल करें, ताकि कोई अच्छी आर्ट गैलरी नहीं है बुंदेलखंड में जो बड़ी आर्ट गैलरी हो, जिसमें कि पूरे राष्ट्रीय स्तर की कोई एग्जीबिशन लग सके। नाट्य के स्तर पे मंच बनाए जा सकें, मंचन हो सके वहाँ के स्थानीय नाटकों का भी और बाहर से बुलाए हुए नाटकों का भी। मैं इसमें एक बात आपको जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा जो उपन्यास है डोमिनिक की वापसी, वो पूरा का पूरा नाटकों की दुनिया के ऊपर ही है कि किस तरह से अलग अलग छोटे छोटे शहरों से, गांव से, कस्बों से लोग मिलके आते हैं और वो दिल्ली में एक नाटकों का अपना एक नाटक का एक थिएटर ग्रुप बनाते हैं और वो एक नाटक करते हैं डोमिनिक की वापसी के नाम से। और डोमिनिक की वापसी में नाटक डोमिनिक की वापसी सफल होता है और वो प्रेम का नाटक है, वो प्रेम का नाटक सफल होता है और कैसे उनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन का जो प्रेम है वो छींचता जाता है। तो उसमें भी ये प्रश्न उठता है, जो नायक जब बुंदेलखंड में वापस जाता है और वो सब उसका जो कला से मोह भंग होता है, जो कला का बाजारीकरण है उससे मोह भंग होता है, तो वो अपने बुंदेलखंड में इधर नरवर में शिवपुरी में लौट आता है। तो उसका निर्देशक उससे कहता है कि हम ये नाटक कितनी दुनिया में दूर तक ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, बहुत जिद करते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक दिन वो नाटक जिसका कि मैं लीड हूँ, मैं उसका अभिनेता हूँ, मैं उसका स्टार हूँ, आप वो नाटक मेरे लिए इस गांव में ले आइए। और निर्देशक के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से कला का जो बाजारीकरण हुआ है, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, उससे वो कला जो है वो बड़े शहरों की तरफ गई है जहाँ पे लोगों की क्रय क्षमता है। आज कला के क्षेत्र में भी यही हो गया है कि कला के पारखी के पास कला नहीं जा रही है, कला प्रेमी के पास कला नहीं जा रही है ना, वो चाहे वो नाटक हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, वो उस व्यक्ति के पास जा रही है जिसके पास क्रय की क्षमता है, जो उसे खरीद सकता है। भाई आप सिनेमा में देख लीजिए, जिसके पास 300-400 रुपए की टिकट खरीदने की क्षमता है वो मल्टीप्लेक्स में जा रहा है। जिसके पास लाखों करोड़ों की पेंटिंग खरीदने की क्षमता है, उसके ड्राइंग रूम में पेंटिंग छपी हुई है, टंगी हुई है। वही पुस्तकों के मामले में है। तो वो नायक जो है उस उपन्यास में अंत में कहता है कि आप एक दिन के लिए एक बार एक शो जो है वो नाटक का हमारे गांव में ले आइए। तो वो कहता नहीं ला सकते हैं। तो उसका जवाब होता है कि अगर आप नाटक यहाँ नहीं ला सकते तो हम भी आपके नाटक के लिए वहाँ नहीं जा सकते।
तो ये जो भागीरथी प्रयास है उस गंगा को अपने घर पे उतारने के लिए, अपनी जो बैतरणी के लिए, कि भाई आप यहाँ उसको लेके आओ। हम सब अपने क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं, सफलताएं सब लोग पा रहे हैं, और भी सफल हों लोग और दूर तक पहुँचें। लेकिन लौट के पलट के जब हम अपनी ज़मीन को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ भी कुछ होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा था अब तक। लेकिन अब ऐसे प्रयास हम देखते हैं, जो इस तरह से संपर्क के साधन बड़े हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता था कि कोंच से और राठ से कितने मित्र हम लोग के सिनेमा में हैं। आजम और अकबर कादरी साहब से हम लोग की मुलाकात जो है वो झांसी में हुई। ऋचा अनिरुद्ध जी से मैं पहली बार पता चला कि वो झांसी की हैं। कितने अच्छे लोग वहाँ लिख रहे हैं, शैलेंद्र शर्मा जी लिख रही हैं, निधि अग्रवाल लिख रही हैं। तो इतने लोग जब वहाँ हैं, साहित्य से जुड़े हैं, मंच से जुड़े हैं, तो निश्चय ही ये प्रयास हमें करना चाहिए कि हम सब लोग फिल्म के लिए भी जुड़ें और एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करें। दूसरा, साहित्य के लिए भी जुड़ें और उसका एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करें। साहित्य कला अकादमी की स्थापना के लिए मैं एक प्रस्ताव बना के, जैसा कि मेरी आरिफ भाई से बात हुई थी, मैं अपनी तरफ से उसका एक प्रारूप बना के और एक प्रस्तावना बना के दूंगा, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब जितने भी मित्र इससे जुड़े, इस मंच से जुड़े हैं वो भी, और जो बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्ट से जुड़े हैं वो भी, और जो राजा बुंदेला जी के फिल्म फेस्टिवल वाले मंच से जुड़े हैं वो लोग भी, सब उसका समर्थन करें। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की चीज़ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से ये संभव भी नहीं है। तो हम सब लोग जब उसमें जुड़ेंगे तो निश्चय ही एक बड़ा कदम हमारे लिए भी होगा। और जिस दिन इस बुंदेलखंड साहित्य एवं कला अकेदमी की स्थापना होगी तो मित्रों, हो सकता है उसका लाभ हम सबको ना मिले, हमारी पीढ़ी को ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे से पहले की पीढ़ी ने ये प्रयास किया था और झांसी में या किसी और जगह पे एक बुंदेलखंड साहित्य अकेदमी की स्थापना हुई थी, जो बुंदेलखंड के साहित्य को, बुंदेलखंड के लिए डेडिकेटेड लिटरेचर को वो प्रमोट करेगी, उसको सर्च करेगी, उसके लिखने वालों को हम लोग प्रमोट करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, ताकि वो चर्चा में आए। आप ये देखिए, राजस्थान साहित्य अकेदमी है, उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान है, मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी है, तो जब हिमाचल में इस तरह की संस्था है, उससे क्या होता है कि जो आपके स्थानीय और जो प्रादेशिक जो आपके रचनाकार हैं उनका मोराल बढ़ता है, उनका उत्साहवर्धन होता है। हमारे यहाँ से आप ये देखिए, जब मैत्रेय पुष्पा जी दिल्ली हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्ष थी तो मैं भी उससे जुड़ा हुआ था, उनके निर्णायक मंडल से एक साल में। तो महेश कटारे सुगम जी को अन्य भाषाओं की एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में उनकी रचनाओं को बुंदेली में चुना गया था और उनको उस समय में अन्य भाषा के तौर पे बोलियों में उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया था। तो जब वो व्यक्ति हमारे बुंदेलखंड के इतने अच्छे कवि, इतने अच्छे लोक कवि हैं और उनको हिंदी एकेडमी बुला के सम्मानित करती है, तो क्या हमारे पास अपने क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हम उनकी रचनाओं को संकलित करें, संपादित करें और ऐसी विभूतियों को हम लोग समय समय पे सम्मानित करें, पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। तो एक तो ये मुझे कहना था। दूसरी चीज़ ये जो है कि सिनेमा बनाने की बात, तो कल भी मेरी बात हो रही थी, मेरे पास अभी अपनी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं और जिनका कुछ लबोलबाब मैं आपको थोड़ा सा एक देना चाहता हूँ। जैसे मेरी कहानी है तन मछली मन्नीर, उसकी ज़मीन जो है पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ और इधर ललितपुर के आसपास की है और वो बिल्कुल लोक संगीत में रची बसी कहानी है और मेरा बहुत मन है कि मैं उस पर फिल्म बनाऊं। कोई प्रोड्यूसर अगर तैयार है, कोई डायरेक्टर अगर तैयार है, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल लोक में रचे बसे जो अभिनेता हैं, जो बुंदेली बोल सकते हैं, जो बुंदेलखंड में अपना अभिनय कर रहे हैं, जो नाटकों से जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ मिलके मैं बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा राजा बुंदेला जी के साथ मैंने हनिया के लिए काम शुरू किया था। हनिया एक दलित स्त्री की कहानी है, बुंदेलखंड की एक दलित स्त्री की कहानी है और जो ऐसे एक परिवार से आती है जिसके पास भूमिहीन किसान हैं उसके पिताजी, और वो खेतिहर मजदूर हैं और दूसरों के खेतों में काम करते हैं और वहाँ रोज़गार नहीं होता, इस वजह से वो शहर आ जाती है और शहर में किसी के यहाँ शादी ब्याह में घर पे उसके काम करती है
और वहीं उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उस चोरी के इल्ज़ाम में उसको वहाँ के लोग जो है उस घर के थाने में छोड़ आते हैं। और उस रात थाने में उसके संग जो ज़बरदस्ती होती है, बलात्कार होता है, जिसकी वजह से वो बहुत पीड़ित होती है और वहीं से उसके दस्यु बनने की कहानी शुरू होती है। जो एक दस्यु सरगना वहाँ थाने में बंद है और उसे दूसरे दिन अदालत में पेश होना है, वो उसके साथ भाग जाती है और यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर उसका संघर्ष शुरू होता है और उसके संघर्ष के बहाने बुंदेलखंड के तमाम चीज़ें, उसमें आपका राजनीतिक संघर्ष, उसमें आपका सामाजिक संघर्ष, उसमें आपका जातीय संघर्ष, वो सारी परतें खुलती चली जाती हैं कि किस तरह से राजनीति में हमारा बुंदेलखंड जो है उपेक्षित रहा है। समाज के मामले में एक समाज विशेष की भूमिका हम हमेशा नेतृत्व में देखते हैं, दूसरे समाजों को किस तरह से हाशिए पे धकेल दिया जाता है। हम रोजगार के क्षेत्र में जो बात करना चाहते हैं कि कैसे भूमिहीन किसान हैं, वो मजदूरी करने के लिए हजार हजार मील दूर जाते हैं, तो उन सब का दर्द उसमें सिमटता है। तो वो एक ऐसी कहानी है, तो उस पर हम लोगों ने राजा बुंदेला जी के साथ मिलके काम शुरू किया था और स्क्रिप्ट और उसकी सारा कुछ रेडी है, लेकिन अभी ये कोरोना काल में उसका काम जो है वो रुक गया है। तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि कोई बुंदेलखंड के व्यक्ति ही लोग हमारे संग जुड़ें, कुछ प्रोड्यूसर्स भी आगे आएँ। देखिए, लेखक आगे आ रहे हैं, अभिनेता आगे आ रहे हैं, निर्देशक आगे आ रहे हैं, सिनेमा घर के मालिक आगे आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस फोरम पे कुछ प्रोड्यूसर्स भी हमारे सामने आएँ, जो अच्छी कहानियों का चुनाव करें, जो बुंदेलखंड की समस्याओं को सामने रख के आगे बढ़ती हैं, और वो लोग हमारे साथ जुड़ के काम करें। तो मेरा मन है कि मैं उन सब के साथ मिलके हनिया को पूरा करूं, जो कि काफ़ी आगे तक उसका काम हो चुका है। तो मैं इसके लिए भी अपील करना चाहता हूं, अगर इस फोरम पे कोई भी प्रोड्यूसर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए। दूसरा, मैंने जो जिक्र किया तन मछली मन्नीर, उसके लिए। और ख़ास तौर से जो एक बहुत बड़ी समस्या को लेके मैं एक रचना पे काम कर रहा हूँ, जो बांदा के परिवेश से शुरू होती है और फिर वो चित्रकूट होती हुई, हमीरपुर होती हुई झांसी आती है। तो उसमें मुख्य समस्या ली है मैंने विस्थापन की, और वो भी एक फिल्म का सब्जेक्ट हो सकता है कि किस तरीके से एक भूमिहीन किसान, जिसको ना तो कोई सरकारी मदद मिलती है, ना कोई रोजगार मिलता है, ना ही उस तरह की उसकी शिक्षा होती है कि उसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो वो होती है, ना उसके पास खेती के लिए ज़मीन है, तो वो क्या करे। अंततः वो क्या करता है, गाड़ी पकड़ता है और कभी ना कभी उसे पंजाब, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। और वो विस्थापन की पीड़ा उस कहानी में मैं देख रहा हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ, और वो बात मैं उस कहानी में लाना चाहता हूँ। और कभी ना कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो उस फिल्म में भी लाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक बुंदेलखंड का एक भूमिहीन किसान है, मजदूर है, और वो विस्थापित होकर अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी महानगर में अपने गांव घर से 700-800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर वो बिता रहा है। और ये जो विस्थापन की त्रासदी है, इसने अभी पिछले कोरोना के समय में जब ये लॉकडाउन हुआ, तब ख़ास तौर से हम लोग को छुआ। हमने देखा कि किस तरह से वो लोग जो हमारा घर बनाते हैं, हमारी सड़कें बनाते हैं, हमारी मिलों में काम करते हैं, हमारे आसपास कपड़ा मिलों में काम करते हैं। नोएडा में आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक मिल से 200-200, 300-300 मजदूर एक दिन में बेरोजगार हो गए। मतलब अकेला नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली की ही बात करें तो 14-15 लाख लोग जो है यहाँ से बेरोजगार हुए और वो अपने गाँवों को चले गए। और उसमें लाखों लोग कहीं और के नहीं थे, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के थे। और उसमें से भी अधिकांश लोग जो है वो हमारे बुंदेलखंड के थे। और उनकी मजबूरी थी कि उनको यहाँ पे ना तो रहने की जगह उतनी मिल पाई और ना वो रोज़गार। तो उनकी समस्याओं पे बात करने के लिए हमारे पास फोकस करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए डॉक्यूमेंट्री डिवीज़न होना चाहिए, जो वृत्तचित्र वाला सेक्शन होना चाहिए, जो शॉर्ट फिल्म वाला सेक्शन है। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम उन शॉर्ट फिल्मों पे भी बात करें, और वो उन शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से हम कम से कम कमर्शियल एंड पे ना सही, लेकिन फेस्टिवल एंड पे या OTT के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो उस विषय को, उस बात को, उस सब्जेक्ट को कम से कम लोगों तक पहुंचा सकें। तो यही हमारी कोशिश है।
और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब आरिफ भाई ने कहा कि ये बुंदेलखंड फिल्म उद्योग पेज हमने शुरू किया है। तो मुझे ये सारी बातें आप सबसे शेयर करनी थी। मैं हमेशा से इन सब का हिस्सा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म बुंदेलखंड में हुआ है, मेरी शिक्षा बुंदेलखंड में हुई है। आज भी झांसी बड़ा बाज़ार में मेरा अपना परिवार है, गणेश मड़िया में मेरी माताजी वहाँ रहती हैं, मेरे भाई वहाँ रहते हैं। तो लौटना हम सबको, कुछ भी कर लें, हम कहीं भी कुछ कर लें, लेकिन हमारा मन वहीं रहता है और एक ना एक दिन हमें लौटना वहीं है। तो हर आदमी के जीवन में पहले वो संघर्ष करता है अपना नाम और अपने जीवन जीविका के लिए, लेकिन एक समय बाद आपका पे बैक टाइम शुरू होता है और आपको महसूस होता है कि इस जीवन की आपाधापी में, एक भाग दौड़ में कितनी सारी चीज़ें थीं जो करनी थीं और छूट गई हैं। तो मित्रों, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आज के समय का ये सही प्रयास है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इससे जुड़ें। मैं दिल्ली में हूँ और मैं कहानियाँ लिखता हूँ। इस फोरम पे जितने लोग राइटिंग काम कर रहे हैं, मैंने कई वर्कशॉप किए हैं राइटिंग के भी और स्क्रिप्ट राइटिंग के भी, मतलब कहानी, कथा, पटकथा और संवाद लेखन में। तो आप में से जो भी मित्र अपनी फिल्म बना रहे हैं और उनको किसी भी तरह का कोई मदद अगर पटकथा लेखन में, संवाद लेखन में चाहिए है, तो निश्चय ही मैं इस फोरम के माध्यम से उन सबको कहता हूं कि वो आरिफ जी से संपर्क करें। उनके माध्यम से मेरा संपर्क उन्हें मिल जाएगा। मैं बिल्कुल पूरी मदद करूंगा। और इन दिनों मैंने कम से कम 3-4 फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे हैं, जो आने वाले समय में आप उन्हें पर्दे पर देखेंगे। 30 मिनट्स नाम की फिल्म है, जो आपको अगर उपलब्ध हो सके तो आप देखिएगा। ये टाटा स्काई पे है और ये 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसके अलावा टोनू शर्मा नाम की एक कहानी जो है, उसकी स्क्रिप्ट, पटकथा और संवाद मैंने किए हैं, जो 2021 में आप देख पाएंगे। साथ में हनिया, जो राजा बुंदेला जी के संग हम लोग कर रहे थे, वो भी उसकी कहानी मेरी है, पटकथा भी मेरी है और संवाद भी मैंने लिखे थे। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ऐसे हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, या जो छोटा ग्रुप है और वो बनाना चाहते हैं और उन्हें पटकथा लेखन में किसी तरीके की भी मदद, संवाद लेखन में, पटकथा लेखन में, उनकी कहानी के लिए किसी तरह की मदद जो भी हो सकेगी, मैं ज़रूर करूँगा। अगर वो बुंदेलखंड को केंद्र में रख के बना रहे हैं, बुंदेलखंड की समस्या पे फिल्म बना रहे हैं, बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, तो निश्चय ही उनके लिए मैं किसी व्यवसायिक तौर पर ना करके गैर व्यवसायिक तौर पर भी उनके संग जुड़ूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनका पूरा सहयोग करूंगा, ताकि वो इस फोरम से जुड़ने का उनको ये लाभ हो कि कम से कम ऐसे एक्सपर्ट्स हम लोग के साथ हैं। दिल्ली में हमारे वरुण खन्ना हमारे मित्र हैं, वो डायरेक्टर हैं। कठपुतली आर्ट्स, शरद मित्तल जी हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो उन सब से मिलवाने का एक फोरम भी हम लोग तैयार करेंगे, कि जिससे अगर आप कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और आपके पास एक छोटी सी टीम है और किसी डिपार्टमेंट में आपको तकलीफ है या आप फंस रहे हैं, लग रहा है कि इसमें मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित वो भी रास्ते निकाले जाएंगे। आरिफ भाई से उसकी बात हो रही थी कि कैसे पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो, कैसे स्क्रिप्ट मेकिंग की वर्कशॉप हो। तो किसी दिन हम लोग इसी फोरम पे भी कर सकते हैं या वेबिनार के माध्यम से कर सकते हैं, कि हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग पे बात करें कि कहानी क्या है, उसके बाद पटकथा क्या है और पटकथा के बाद संवाद क्या है। टीवी सीरियल के लिए संवाद लेखन और पटकथा लेखन में क्या अंतर है, फिल्म के लिए कैसे अलग है फिल्म का लेखन, और किस तरह से रेडियो, टीवी, वेब सीरीज़ और फिल्म, ये 4 अलग अलग माध्यमों के लिए पटकथा लेखन में क्या अंतर आता है। तो किसी दिन आरिफ भाई से कह के हम लोग वेबिनार आयोजित करेंगे। उसमें केवल लाइव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो संवाद दो तरफा होना चाहिए, कि उसमें हम भी रहें और कोई निर्देशक भी रहे और हमारे जो लोग नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो लोग भी रहें। तो वो अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। तो फिर हम लोग कथा, पटकथा और संवाद, ये तीनों पे, इन तीनों विषयों पे बात कर सकते हैं। निश्चय ही उस वर्कशॉप को मैं अटेंड करना चाहूँगा और जो भी मेरा अनुभव है मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने जितनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, सीखा है, वो सब उनके साथ साझा करना चाहूँगा। और कहीं वो अपनी फिल्म या शॉर्ट फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो बेशक मुझे दिखा सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो है वो आरिफ भाई के पास है, तो वो भेज के मुझसे संपर्क करके और ठीक करवा सकते हैं। मेरे सलाह या सुझाव अगर चाहें तो वो ले सकते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि मैं उनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से लोग निकलें, वहाँ के लोग आगे बढ़ें
और हम सब लोग मिलके एक ऐसा एफर्ट करें कि वो एक कोई फिल्म बनाए तो वो मेरी फिल्म ना हो, वो केवल आरिफ भाई की फिल्म ना हो, वो केवल आपकी फिल्म ना हो। शुरुआत में हम सबको एकजुट होकर एक फिल्म के पीछे लगना पड़ेगा और वो फिल्म हमारे क्षेत्र से निकल के आएगी। उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और ये सहकारिता से ही, छोटी जगह से हम लोग निकल के आए हैं, सब लोग छोटे शहर से, तो हम लोग कहीं किसी मकाम पे पहुंच भी सकेंगे और अपनी एक पहचान भी बना सकेंगे। यही मुझे आज कहना था। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चय ही आरिफ भाई, रंजन जी हमें देख रहे हैं और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमें देख रहे हैं, आप सबका स्वागत। जो भी मित्र बाद में हमें जुड़े हैं उनको मैं फिर एक बार बता दूं कि मैं दिल्ली में हूं, कहानियां लिखता हूं, और कोई भी लेखन से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कथा, कहानी, उपन्यास, पटकथा और संवाद, तो मैं उसे ज़रूर एड्रेस करूंगा। बाद में भी आप इस पेज पे अपने कमेंट में लिख के प्रश्न छोड़ सकते हैं, जिसका कि मैं उत्तर आपको दूंगा। और एक बार फिर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के इस पेज से जुड़े हुए साथियों को, आरिफ भाई को, रंजन जी को, इस पेज के लिए निर्माण के लिए, इस प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि मेरा सहयोग हमेशा आप सबको बना रहेगा। कोई भी कार्यक्रम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पे आप किसी गांव में रखें, बुंदेलखंड मेरा अपना घर है, मेरा परिवार है। आप जहां कहेंगे मैं निश्चित तौर पे हाजिर हो जाऊंगा। और कम से कम बुंदेलखंड से जुड़ी अगर कोई विषय होगा, कोई सिनेमा होगा, अगर हमारे बुंदेलखंड की समस्या कोई उठाता होगा, तो बिल्कुल गैर व्यावसायिक तरीके से भी जुड़ के मैं उनके लिए काम करूंगा। और इसी के साथ आप सबको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगर एक बार मैं फिर पूछता हूं कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न मुझे बता सकते हैं। अभी पूछना चाहें अभी पूछें, नहीं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। आप सब ने मुझे इस पेज पर आने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया। आप सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।